नमस्कार मित्रों। स्त्री और पुरुष हमारे समाज की दो धुरी हैं। जब भी स्त्री सशक्तिकरण की बात की जाती है तो प्रश्न उठता है कि पुरुषों की तुलना में उन्हें सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक अधिकार किस सीमा तक मिले हैं और उनका उपयोग वे किस सीमा तक कर पा रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में लिंग भेद को पूरी तरीके से नकारा गया और हमारी प्रस्तावना में तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और मौलिक अधिकारों के लोक नियोजन के संदर्भ में समान अवसर सभी को प्राप्त हो। किंतु व्यावहारिक धरातल पर हम इसे कितना पा सके हैं, चूँकि हम भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फिर से मनाने जा रहे हैं तो इस पर परिचर्चा करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। एक बार फिर से दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है कि हम अपने अधिकारों का कितना उपयोग कर पा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर परिचर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ दो विदुषियाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर ऋचा मिश्रा, नमस्कार, जो कि एक प्रवक्ता हैं, एक पोषण विज्ञानी हैं और महिला मुद्दों से सरोकार रखती हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जिम्मेदारीपूर्ण पद, जो कि RAC की जॉइंट रजिस्ट्रार हैं, उस पद का वहन करती हैं और महिला मुद्दों से इनका बहुत सरोकार रहता है। तो सबसे पहले ऋचा, जब हम इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं तो एक बार मैं अपने अतीत में झांकना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक कालीन स्त्रियाँ, ऋषिकाएँ सभा समिति जैसे सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता दिया करती थीं और सिंधु सभ्यता, जो कि वैदिक काल की पहले की है, वह मातृसत्तात्मक कही जाती है। यानी मातृसत्तात्मक होना स्पष्ट रूप से समाज में उस समाज की स्त्रियों की महत्ता को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। और ब्रह्मवादिनियाँ उसके पश्चात जो वेद कालीन समाज में आई, उनमें कवित्व उसी प्रकार से था जिस प्रकार से ऋषियों में था। तो ये सारे जब हम दृष्टिकोणों को देखते हैं और उन स्त्रियों से जब हम अपनी तुलना करते हैं तो आप स्वयं को कहाँ पर पाती हैं? श्रुति, निसंदेह वो समय हमारे युग का बड़ा ही स्वर्णिम युग था और अगर आज हम तुलना करते हैं तो हम बहुत हद तक उस स्तर पे आ चुके हैं। आज भी हम बहुत सारी समितियों में भाग लेते हैं, आज भी हमारी वही स्थिति है। बीच में जो एक समय आया, मध्यकालीन जो समय था, जब मुगलकालीन आक्रमण हुए, विदेशियों का आक्रमण हुआ, उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय हुई। लेकिन हम उन सभी चीज़ों को पार करते हुए, अपनी महत्ता को पहचानते हुए, अपनी चीज़ों को पहचानते हुए हम इस जगह पे पुनः अपनी वापसी हम लोगों ने की है फिर से। और कहीं ना कहीं इसमें महिला शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हम शिक्षित हुए, हम आगे बढ़े और अपनी विद्वता को दिखाते हुए हमने पुनः उन्हीं स्वर्णिम युग को वापस लाने का हम महिलाएं फिर से प्रयास कर रही हैं। तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, और बाकी तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, आप भी क्या इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगी? हाँ श्रुति, आपने जो कहा वेद काल और आज का समय, इस बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, वो है हम जब स्वतंत्रता पा रहे थे। जिस समय वेस्ट में वोटिंग राइट्स के लिए महिलाएं लड़ रही थी, तब हमारे यहाँ पे, जिनको कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता था, जैसे श्रीलंका में भंडार नायके या हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी हमारे लीडरशिप दे रही थी, जबकि वेस्ट अभी अपने को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था कि उनकी पोजीशन, उनकी महिलाओं की पोजीशन कहाँ है। तो निश्चित तौर पे आज जो हम लोग हैं, जैसा चा जी ने कहा कि हम लोग अब सब बैठकों में बैठते हैं, सब पॉलिसी मेकिंग में हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे आप सब बड़ी बड़ी लिमिनरीज़ को देखिए, आज हम उन फैसला लेने वाली जगहों पे हैं। लेकिन कुछ बात बस इतनी सी है कि हमारी गति जो स्पीड है वो थोड़ी सी और प्रोग्रेसिव होनी है। बस इतनी सी मुझे तो एक बात समझ में आती है, और हम बिल्कुल एम्पावरमेंट
और इन सब पे जो बैठे हैं आज चर्चा कर रहे हैं, ये खुद इस चीज़ का परिचायक है कि हम सही सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। वेदकालीन के बाद एक युग आता है स्मृतिकालीन, और एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, उसी संदर्भ से मैं आरंभ करना चाहूँगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, सभी लोग परिचित होंगे, और यह मनुस्मृति का कथन है, जिस मनुस्मृति में इस प्रकार से नारियों की महिमा को उद्घाटित किया गया है, बताया गया है। कई बार स्मृति काल में ही उनके विषय में विषम बातें भी कही गई हैं। तो मैं थोड़ा सा दृश्यपात, थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों का नज़रिया चाहूँगी कि क्या कारण था कि जहाँ एक तरफ देवी से, देवता से और देवताओं के प्रसन्न होने का, खुश होने का कारण जहाँ एक तरफ बताया जा रहा है स्त्रियों को, वहीं दूसरी तरफ कुछ निंदनीय बातें भी स्मृति काल में के। इस मानसिकता के पीछे आखिर क्या कारण रहा होगा? इस मानसिकता के पीछे अगर बात की जाए तो हम अगर पौराणिक काल में चलते हैं, तो अगर हम देवी सीता जी की बात करते हैं, तो वो देखिए उस काल में भी सीता जी जो हैं अपने देवत्व को त्याग सहधर्मिणी के रोल में आ गई। और फिर धीरे धीरे जो हमारा ये समाज था वो महिलाओं को भी इसी रूप में देखने लगा कि ये हमारी सहधर्मिणी हैं, मतलब पुरुष वर्ग जो कहेगा हमें उसका पालन करना है और उन्हीं को फॉलो करना है आगे चल के। तो बहुत हद तक ये सोच और ये मानसिकता हम लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हुई, महिलाओं के लिए भी, और इन्हीं से आगे बढ़ के हमें आगे निकलना है और निकल रहे हैं हम सभी आगे। तो ये इसका बहुत बड़ा एक रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। यानी हमें एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, और अपनी भूमिका का निर्धारण यानी उसको तय करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, हमारा विवेक उसमें काम करना चाहिए, न कि किसी और का। आज स्त्रियां पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं, और वो अपने निर्णय ले रही हैं, वो उनकी एक स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र सोच है। शायद इसका बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षा जो है वो समाज में स्त्रियों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा मुहैया हो रही है, तो उनके अंदर एक जागृति आई है ना। उस जागृति का परिणाम ये आया है कि वो अपने अधिकार समझ रही हैं, और जहाँ पर उनके अधिकारों का दमन हो रहा है वहाँ वो कहना चाहती हैं, वहाँ वो बोलना चाहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बात पूरी तरीके से नहीं आ रही, मतलब चूँकि वो अपनी बातें कह रही हैं स्वाभाविक रूप से, इसीलिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा, ये सवाल आ जाता है कि अगर कहीं पर वो नहीं कह पा रही या उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उस दिशा में हमें और क्या करना चाहिए, ये बात, क्योंकि हमें अभी और आगे बढ़ना है इस दिशा में। तो अगर कहीं पर हम ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो हमारी ओर से क्या उपक्रम किया जाना चाहिए? देखिए इस दिशा में अगर हम प्रयास करें तो सबसे पहली शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। हमें अपने घर की जो महिलाएं हैं उनकी बात को प्राथमिकता देना, ये हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और महिलाएं भी जब हम अपनी बात रखते हैं तो उस बात को बहुत अच्छे से विचार करके, उसके सारे प्रभाव को जानकर ही अपनी बात को सबके समक्ष रखें, और बहुत पुष्ट तरीके से रखें जिससे वो अपनी बात कह सकें और उनकी बात को लोग उस पर अमल कर सकें। तो जब अपने परिवार से हम शुरू करें, और समाज का निर्माण, आप सबको पता है कि समाज का जो निर्माण होता है परिवार से ही होता है, और जब कई सारे परिवार मिलकर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हम अपनी बात को, अपनी जो हमारे विचार हैं, जो हम चाहते हैं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करा सकते हैं समाज में, अपनी बात को हम रख सकते हैं। तो हमें परिवार से ही इसकी शुरुआत करनी होगी, परिवार से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले दिया जो है वो अपने घर से ही जलता है, उसके बाद ही हम दूसरे को, समाज को प्रकाश दिखा सकते हैं। और ये जलता हुआ दिया जो होता है, वो जो आत्मदीपो भव की जो एक संकल्पना हमारे दर्शन में है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने पूरे वातावरण को, अपने पूरे जगत को जो उसके आसपास का होता है उसको वो प्रकाशित करने का काम करता है। सुनीता जी, इस पर मैं भी आपका भी एक नज़रिया चाहूँगी। श्रुति जी, मैं भी सोच रही थी जब डॉक्टर रिचा बता रही थी कि देखिए इस पैंडेमिक में जब जर्मनी की चांसलर, जब उन्होंने एक नए तरीके से, किस तरीके से हम कॉम्बैक्ट करेंगे इस पूरे पैंडेमिक को, जब उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा और जिन चीज़ों को, जो उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो उन्होंने बना करके दिए, तो पूरे देश को विश्वास था उन पे। तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब महिला किसी नई चीज़ को लाती है तो लोगों को उस पर पहले तो विश्वास पैदा करना, और
आप देखिए वो सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि सारे पूरी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जर्मनी, न्यूजीलैंड यही रही जिनके नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। और जैसे हमारा बजट है इसमें ह्यूमन, इस बार देखिए कम हमें ऑब्जेक्शंस आए। क्यों आए? क्योंकि इसमें एक ह्यूमन टच है। तो जब एक महिला किसी भी चीज़ का प्रस्ताव रखती है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को साथ में लेकर चलती है जो शायद मेल दृष्टिकोण में कहीं वो अनटच्ड रह जाते हैं। क्योंकि हम होलिस्टिक हैं, हम माँ हैं, हम पत्नी हैं और हम बहन हैं, तो हमारे पास वो सारे एंगल हैं। पुरुष भी होते हैं लेकिन हमारे पास वो ह्यूमन एंगल ज़्यादा है। एक सर्वांगीण नज़रिया जो होता है, जो हम अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, उस पूरी नज़रिए को, उस पूरे दृष्टिकोण को हम सामने रखते हैं और तब हम कोई निर्णय लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सवाल और मन में आ रहा है मेरे कि देखिए, बढ़ते हुए समय के साथ हम प्रगति तो कर रहे हैं, हम सशक्तिकृत तो हो रहे हैं, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वह जो सशक्तिकरण है वो ध्रुवीकृत होता जा रहा है? आप दोनों से सवाल रहेगा मेरा। जैसे कि कहा जाता है कि हम अमीर तो हो रहे हैं, है ना, एशिया के अधिकांश जो है काफ़ी सारे हमारे यहाँ अरबपति हो गए हैं, लेकिन उस संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया है। उसी प्रकार से महिलाएं सशक्तिकृत तो हो गई हैं, लेकिन प्रतिशत के अनुसार शायद समाज में उसका वर्गीकरण ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। उसे करने की आवश्यकता है और इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। आप सहमत हैं इस विचार से? ऋचा, आपसे शुरू करूंगी। बिल्कुल श्रुति, आप जो कह रही हैं ये सही है और उसके पीछे बहुत हद तक जो बताया आपने, बहुत सारे ऐसे उद्योग घराने हैं जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है। उसके पीछे मैंने आपसे शुरू में ये कहा था, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। या तो हम उन परिवार की महिलाओं को एक रोल मॉडल बना के बाकी लड़कियों के समक्ष रखें जिससे उनको एक प्रोत्साहन मिले, क्योंकि प्रोत्साहन का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी महिला को कह लें या किसी भी छात्र जीवन में। एक रोल मॉडल का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। हम उनको एक दिखा सकते हैं। तो परिवार का तो मैं इसमें बहुत बड़ा रोल मानूंगी कि इस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए लड़कियों को कि नहीं, आप भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू होगा उसमें। इसमें सोशल मीडिया, देखिए ये जो अर्बन और रूरल का जो गैप है बीच में, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ इसको पैचअप किया है। और जो आपका सवाल है कि पोलराइजेशन हो जा रहा है, ये पोलराइजेशन भी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो गैप को पैचअप करने के लिए इसमें हमें, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी सामने आना होगा और हमें एज अ पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट में भी ऐसी कुछ चीज़ें करनी होंगी जिससे ये ब्रिज हो जाए। जब ये ब्रिज हो जाएगा तो कोई पोलराइजेशन वाली इशू रहेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा एक वेपन है जो सबको समान बना देता है। अगर सही शिक्षा दी जाए, स्कूल रूरल जो स्कूलिंग है उसे और इम्प्रूव कर दिया जाए। एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल से निकल रहा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है हमारे सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चे में। इस चीज़ को ब्रिज करने की ज़रूरत है। इस गैप को हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम लोग अपने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ पे भी हम हैं, अपने अपने छोटे छोटे योगदान से इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें शहर के बच्चों को मुहैया हो रही हैं, शहर की लड़कियों को हो रही हैं या तथाकथित उच्च वर्ग को हो रही हैं, वो निम्न वर्ग तक भी पहुँचे, उन बच्चियों तक भी पहुँचे, यानी शिक्षा जो है सही तरीके से उन तक पहुँचे जिससे वो अपने निर्णय लेने में समर्थ हो सके। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे ध्रुवीकरण ना हो, सशक्तिकरण तो हो लेकिन उसका बंटवारा समाज में सभी स्त्रियों को हो सके, तब समाज आगे बढ़ पाएगा और एक सही समाज बन पाएगा। शिक्षा के माध्यम से ही हम बहुत आगे ले आ सकते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया ऋचा। एक प्रश्न जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी, देखिए जब भी एक महिला सशक्तिकृत होती है तो उसका स्वयं का संघर्ष होता है, उसके परिवार का योगदान होता है। परिवार का योगदान एक सीमा तक होता है, जब उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक स्तर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उसको स्वयं एक स्टैंड लेना पड़ता है, एक अपनी एक प्रतिबद्धता रखनी पड़ती है जिससे वो आगे बढ़े। और ऐसे में उसे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है पारिवारिक कार्यस्थल पे। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसी परिस्थितियों से ज़रूर रूबरू हुई होंगी या होते हैं हम, तो उस अनुभव को भी हमारे दर्शकों के बीच में आप बांटें, मैं चाहूँगी। सुनीता जी आप। हाँ, पहले देखिए मैं तो करीब 25 साल से विश्वविद्यालय में हूँ और मैं जो सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज़ होती हैं, नोडल ऑफिसर रही हूँ उसमें मैं, और मैंने बच्चियों के एडमिशन से लेकर के रिक्रूटमेंट जो फीमेल्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखा है। मैंने एक चीज़ जो देखी है वो ये है कि
बच्चियां जब पढ़ने आती हैं तो बहुत डरी सी होती हैं जब उनके साथ कोई ऐसा एक्सपोजर हो जाता है जिसे वो शब्दों में डाल नहीं सकते। तो जब वो शब्दों में डाल नहीं पाते तो इसमें डिपेंड करता है कि जो लेडीज़ हम जैसे बैठे हैं अपनी जगहों पे, हम उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाएं और उन्हें वो कॉन्फिडेंस दें कि जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी बात रख सकें। तो मैंने 25 साल में ये सीखा कि हम अगर ये समझ लें कि ये बच्ची कल को मेरी बच्ची इस बच्ची की जगह खड़ी होगी। मैं अक्सर कंफ्यूज होती थी जब कब केसेस सॉल्व करने होते थे और बहुत ही प्रतिष्ठित किसी प्रोफेसर के अगेंस्ट केस हो और हमें कुछ बहुत अनप्लेजेंट डिसीजन लेना हो, तो हम बस एक ही चीज़ सोचते थे कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी कल ऐसे पढ़ने जाएगी किसी मेडिकल कॉलेज में या कहीं, और उनके साथ यही हालात हुए तो मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो मेरा काम आसान हो जाता था। बिल्कुल सही कहा। यानी यहाँ पर हमें संवेदनशील होना है और एक स्त्री, एक बच्ची, एक बालिका के संघर्ष में हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं कि कहीं उसकी आवाज़ न दबे, इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो ये परिचर्चा ऐसी है जिस पे हम पुनः पुनः इसमें समागम करते रहेंगे, आते रहेंगे। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ कि मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे दे दो मेरी आवाज़, मुझे लेनी है एक परवाज़, मुझे लेनी है एक परवाज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय महिलाओं का समय होगा और एक बेहतर और अच्छे समाज का आईना हम सभी दिखा सकेंगे और इस समाज को और आगे बढ़ाने की दिशा में योगदान दे सकेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।